In the last video, I had taught you the use of dare. Okay, and here I am going to teach you the use of used. यूज्ड को हम 3 वेज में यूज करते हैं, जरा देखिए। एक तो ये ऑर्डिनरी वर्ब होता है, एक ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और एक ये मॉडल की तरह यूज होता है। तो हम जरा इसका प्रॉपर यूज समझ लें, कैसे कैसे इसको हम यूज करते हैं। When use is used is not followed by any verb form. It acts as an ordinary verb. देखो ध्यान रखिए, जब कभी भी यूज, यूजेस, यूज्ड, इनके बाद में कोई वर्ब नहीं आती है, वर्ब फॉर्म नहीं आता है, तो ये मॉडल नहीं है। ठीक है, तो ये मॉडल नहीं है। बट व्हेन यूज्ड appears after is, are, am, was, were, जैसे I am used to, he is used to, he was used to, they were used to। तो इस तरीके से is, are, am, was, were के साथ जब भी यूज्ड आता है, it acts as an adjective, तब ये एडजेक्टिव के तरीके से एक्ट करता है। मीनिंग हैबिचुअल, तब इसका मीनिंग होता है हैबिचुअल और वेल अक्वेंटेड, कि मैं इस चीज से अच्छे से अक्वेंटेड हूं, अच्छे से परिचित हूं, मैं, मुझे इस काम को करने की हैबिट है, आदत है, मेरे लिए ये नया नहीं है। आई एम वेल अक्वेंटेड विद दिस जॉब or with this action. Similarly, when used is followed by to plus first form of the verb, it acts as a model. जब कभी भी used के बाद में to plus first form of the verb आता है, तभी ये मॉडल होती है, हमेशा ये मॉडल नहीं होती। अब जरा देखिए, यहां देखेंगे आप, he uses many tricks, sorry, he used my bike for 2 years। अब देखिए, यूज्ड के बाद में कोई वर्ब फॉर्म है नहीं है, यहाँ कोई वर्ब नहीं आई, यहाँ पर माई बाइक नाउन है, फॉर 2 years ये भी कोई वर्ब नहीं है। तो जब यहाँ वर्ब फॉर्म आया ही नहीं है, तो फिर ये मॉडल नहीं है। क्योंकि आपको एक चीज समझनी चाहिए कि मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब तभी होती है जब उसके बाद में एक और वर्ब आई हो, उसकी हेल्प इसे करनी होती है। तो जब वो है ही नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, तो ये मॉडल नहीं है। यहाँ पर ये मॉडल की तरह काम नहीं कर रही, ये ऑर्डिनरी वर्ब है। फिर देखिए, she uses many tricks to win the favor of others। दूसरों का फेवर विन करने के लिए उसने वो बहुत सारी ट्रिक्स को यूज करती है। तो यूजेस के बाद में क्या आया, मैनी ट्रिक्स। इसके बाद में तो कोई वर्ब फॉर्म नहीं आया, वर्ब फॉर्म तो ट्रिक्स के बाद में आया, लेकिन यहां तो कोई वर्ब फॉर्म नहीं है, तो इसलिए यूजेस भी आपकी मॉडल नहीं है, ये भी एक ऑर्डिनरी वर्ब है। I am used to solving such questions। मैं ऐसे क्वेश्चंस को, सॉरी, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज टू हूँ, वेल अक्वेंटेड हूँ, मुझे अच्छे से आता है? मैं बहुत पहले ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व करता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो आई एम वेल अक्वेंटेड विद सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम हो रहा है। तो आप बड़े चौंक रहे होंगे कि यूज्ड के बाद में टू लगा के आईएनजी फॉर्म, ये जब कभी भी ये एडजेक्टिव की तरह आएगा, तो फिर उसके बाद ये टू के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप जानते नहीं होंगे कि टू हमारा टू वेज में काम करता है। एक तो टू होता है प्रीपोजिशन, और एक होता है टू इंफिनिटिव का पार्ट। अब जैसे देखिए, ये टू विन लिखा है, ये टू प्रीपोजिशन नहीं है, ये इंफिनिटिव का पार्ट है। अगर हम कहें इंफिनिटिव क्या होता है, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव होता है, वो टू आपका प्रीपोजिशन नहीं है। और जब कभी भी ये यूज्ड एडजेक्टिव की तरह आता है, तो इसके बाद में आने वाला टू होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो जेरंड फॉर्म में आती है, और जेरंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, तो इसलिए ये आया। फिर देखिए, ही वॉज यूज टू बेयरिंग मिसफॉर्च्यून्स। वो मिसफॉर्च्यून्स को बेयर करने में वेल अक्वेंटेड था, उसको प्रैक्टिस थी, इसकी वेल प्रैक्टिस था वो, उसके लिए ये काम नया नहीं था। ही वॉज यूज टू बेयरिंग मिसफॉर्च्यून्स। अब देखिए, यहां ये मॉडल के तरीके से आया। ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल डेज। वो अपने स्कूल डेज में क्रिकेट खेला करता था।
द मैडमैन यूज टू एब्यूज द पासर्स बाई। जो राहगीर होते थे मैडमैन उनको एब्यूज किया करता था, ये उसकी हैबिट थी। तो जब कभी ये मॉडल होता है तो ये हैबिट के सेंस को कन्वे करता है। अब देखिए साहब, हमने बहुत सारा रॉन्ग यूज देखा है। जैसे लिखा हुआ है कि ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल डेज। अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो लोग क्या करते हैं कि ही, नेगेटिव करना हो तो ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, ऐसे कर देते। जब आप डिड लगा दोगे तो यूज आपका मॉडल नहीं रहेगा है, और जब वो मॉडल नहीं रहेगा तो फिर वो हैबिट के सेंस को कन्वे नहीं करेगा। जो सेंस आप देना चाहते वो सेंस आएगा ही नहीं। तो अगर आपको यूज्ड को मॉडल के तरीके से यूज करना है और हैबिट के सेंस को कन्वे करना है तो नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए यूज्ड के बाद में ही नॉट लगाइए, यानी यूज्ड नॉट टू ऐसे यूज करिए, वो सही तरीका होता है। क्योंकि यूज्ड अगर आपका मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद में ही नॉट आएगा। और अगर आप उसके पहले डिड नॉट यूज कर देंगे या डू नॉट यूज कर देंगे तो फिर वो मॉडल नहीं रहेगा। क्योंकि मॉडल ना तो यूज है ना यूजेज है, मॉडल तो यूज्ड है। अगर यूज्ड नहीं रहेगा, वो यूज हो जाएगा या यूजेज हो जाएगा तो वो मॉडल नहीं रहेगा। और जब मॉडल नहीं रहेगा तो फिर वो हैबिट के सेंस को कन्वे नहीं कर पाएगा। द मैडमैन यूज टू अब्यूज द पासर्स बाई, ये मॉडल है। एज ए मॉडल यूज्ड इज यूज्ड टू कन्वे द सेंस ऑफ डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी ऐसी हैबिट जो अब डिसकंटिन्यू हो गई, यानी पास्ट की हैबिट, पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। द हैबिट दैट वाज इन पास्ट बट नाउ इट इज नो मोर। सो डिसकंटिन्यूड हैबिट के सेंस को कन्वे करने के लिए यूज्ड जैसे मॉडल का यूज होता है। नाउ लाइक यूज्ड, would is also used to convey the sense of discontinued habit. The habit was in past but now it is no more। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि used जिस तरीके से discontinued habit को बताता है वैसे ही would भी बताता है, would का भी यूज होता है। और used अब obsolete हो गया है, अब लोग used का यूज करके habitual sentences नहीं लिखते। वो क्या करते हैं, यूज्ड की जगह वुड का यूज करने लगे। तो वुड का यूज भी इसी तरीके से होता है। तो हम यूज्ड का तो अब यूज ही नहीं करते, ये तो ऑब्सोलीट हो गया, ओल्ड हो गया, अब ये आउट ऑफ यूज होता जा रहा है। लेकिन अगर हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें इसका यूज तो आना ही चाहिए। अगर कोई सेंटेंस इस तरीके से एग्जामिनेशन में आता है तो हमें ये पता होना चाहिए ये यूज कैसे होता है, वो सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अगर कोई एरर है उसमें तो कहाँ है, उसको हम स्पॉट कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि यूज्ड का जो काम है वही वुड का भी काम है। जरा देखिए, he used to play cricket in his school days, the same sentence can be written as he would play cricket in his school days। so लेकिन अब नहीं खेलता है, ये पास्ट में हैबिट थी, नाउ इट इज नॉट इन प्रेजेंट एट ऑल। so discontinued habit। the madman used to abuse the passers-by, the same sentence can be written the madman would abuse the passers-by। चलिए एक और भी हम आपको वंडरफुल फैक्ट बताते हैं। इज आर एम वाजवर एज मॉडल्स। देखो आपको बड़ा आप चौंकेंगे ये सुन करके कि ये भी मॉडल्स हैं। यस, दे टू आर मॉडल्स। ये थ्री वेज में काम करते हैं। एक तो है आपका एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलियरी, जैसे ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उस टाइम पर ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। और जब इनके बाद इन्फिनिटिव आएगा यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फिर ये मॉडल होंगे। ठीक, तो ये मॉडल का भी काम करते हैं। जरा देखो, मैंने इसीलिए एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपको अलग अलग तरीके से। हाँ, जरा देखिए, यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। अब जरा देखिए, आर जो है इज आर एम वाजवर के बाद अगर कोई वर्ब ना आ रही हो, कोई भी वर्ब ना हो, ना टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, ना आईएनजी फॉर्म हो, ना थर्ड फॉर्म हो, कुछ भी नहीं है, तो फिर ये आर क्या है, इज आर एम या वाजवर क्या है, फिर ये ऑर्डिनरी वर्ब है। इनको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं उस टाइम पे। तो लिंकिंग वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब है ये।
यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ऑर्डिनरी वर्ब है, ना ये मॉडल है और ना ही ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और जब ये ऑर्डिनरी वर्ब होंगे तब ये सिंपल टेंस बनाते हैं, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। फिर देखिए इज आर एम वाज वर्ब के बाद में अगर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये मॉडल भी होते हैं और उस केस में भी ये ऑर्डिनरी वर्ब भी हो सकते हैं। देखो इसमें बड़ा हम फर्क आपको बताते हैं। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस यहाँ नीचे देखो, यू आर टू रीच, यू आर टू रीच, और एक ये है टू सी इज टू बिलीव। जरा दोनों को ठीक से सुनिएगा। ये अगर ये ऑर्डिनरी वर्ब है तो ये लिंकिंग वर्ब होगी, और लिंकिंग वर्ब के बाद में जो भी आता है वो कंप्लीमेंट होता है। अच्छा, और लिंकिंग वर्ब के बाद में जो कंप्लीमेंट आता है वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का मतलब है इक्वल टू सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट के इक्वल होता है। तो अगर ये इसके इक्वल है, अब ये चेक कैसे करोगे ये इक्वल है कि नहीं है? आप यहां तक वाट लगा के क्वेश्चन करिए। अगर वाट लगा के आप क्वेश्चन करते हैं और ये मिलता है तो इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल है। मैंने कहा टू सी इज टू बिलीव, मैंने कहा व्हाट इज टू सी, तो मैंने कहा टू सी इज टू बिलीव, एंड व्हाट इज टू बिलीव, टू सी। तो ये जब इसमें क्वेश्चन करोगे तो ये मिलेगा, इसमें क्वेश्चन करोगे तो ये मिलेगा। तो ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, टू सी इज टू बिलीव। तो जब ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये जो टू बिलीव है ये कंप्लीमेंट है, और कंप्लीमेंट है तो फिर ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है तो ऑर्डिनरी वर्ब है। अब देखो यहाँ यू आर टू रीच द ऑफिस एट 7 AM, आपको 7 AM पर ऑफिस पहुंचना है। तो मैंने कहा व्हाट आर यू, व्हाट आर यू का आंसर टू रीच नहीं है, तो यहां पर ये कंप्लीमेंट नहीं है, यहां पर ये मॉडल है। अब मॉडल है तो मॉडल का काम होता है स्पेशल सेंस को कन्वे करना, तो ये कोई स्पेशल सेंस कन्वे कर रही होगी। यस, स्पेशल सेंस को कन्वे कर रही है। जब कभी भी इज आर एम वाज वर मॉडल का काम करते हैं तो ये कौन सा स्पेशल सेंस देते हैं? ये देते हैं इनडायरेक्ट एडवाइस, इनडायरेक्ट कमांड, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं, डायरेक्ट कमांड नहीं, डायरेक्ट एडवाइस नहीं, इनडायरेक्ट एडवाइस, इनडायरेक्ट कमांड, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। जैसे देखो यू आर टू रीच द ऑफिस एट 7 AM, आपको 7 AM पर ऑफिस पहुंचना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आई एंड यू बोथ आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, दोनों ही एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन टुडे यू वर एब्सेंट and I was present in the office. So the boss or the authority or the officer told me to convey this command to you. So this command of the authority of the officer of the boss has come to you through me. मेरे थ्रू आप तक आ रही है, यानी कमांड उसकी है, उसने डायरेक्ट आपको कमांड नहीं दी है, वो मेरे थ्रू कमांड आप तक आ रही है। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कमांड। इसी तरीके से इनडायरेक्ट एडवाइस हो सकती है, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट भी हो सकती है। देखो नीचे दिया हुआ है शी इज टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, उसे अपने हेल्थ की केयर करनी है। तो जो बोल रहा है ये एडवाइस उसकी नहीं है, ये एडवाइस किसी और ने दी है शी को, लेकिन स्पीकर के थ्रू। स्पीकर से कहा कि उससे जाके कहिए कि शी इज टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, तो तब ये मॉडल हो जाती है, क्योंकि ये स्पेशल सेंस को कन्वे करने लगी। लेकिन यहाँ कोई स्पेशल सेंस कन्वे नहीं कर रही। तो देखो इज आर एम वाज वर्ब के बाद अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो ये हमेशा मॉडल नहीं हो जाएगी, तब भी ऐसी चीजें आएंगी जहां पर ये ऑर्डिनरी वर्ब होगी। जैसे यहाँ देखो ऑर्डिनरी वर्ब है, क्योंकि यहाँ ये इन्फिनिटिव जो आया है ये सब्जेक्ट के इक्वल है। अगर सब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये मॉडल नहीं होगी, फिर ये लिंकिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये कंप्लीमेंट है। यहाँ पर ये इन्फिनिटिव जो है, ये जो इन्फिनिटिव है टू टेक, ये शी के इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो आपका टू रीच है वो यू के इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये स्पेशल सेंस को कन्वे कर रही है, इसलिए ये मॉडल का काम कर रही है। और देखिए जरा, इट वॉज अ वेरी डार्क नाइट, यहाँ पर कोई इसके बाद में वर्ब फॉर्म आया ही नहीं है, तो फिर ये ऑर्डिनरी वर्ब हो गई, यहाँ पर भी लिंकिंग वर्ब है।
दे वर रनिंग ऑन द रोड, यहाँ देखिए आईएनजी फॉर्म आया है, तो जब आईएनजी फॉर्म आएगा तो फिर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हो जाएगी, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉर्म कर रही है। वी आर लीविंग फॉर मुंबई टुडे, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी ये भी हो गई क्योंकि इसके बाद में आईएनजी फॉर्म आया, लेकिन ये मोडाल है और ये भी आपकी मॉडल का काम कर रही है। सो व्हेन यूज्ड एज मॉडल, बी प्लस इन्फिनेटिव, बी का मतलब है जो इज आर एम वाज वर्ब होते हैं, इनको हम बी वर्ब कहते हैं। तो बी प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कन्वेज द सेंस ऑफ इनडायरेक्ट कमांड और इनडायरेक्ट एडवाइस। Thank you friends, thank you students for watching the video. Stay connected with me, I am bringing more videos on other topics. Almost all the topics of English language, English grammar will be dealt here on this channel. So be connected. If you have really liked this channel, push the like button and subscribe my channel. Thank you very much for watching the video.